जिन्होंने तो भाई पढ़ना है वो तो लाजमी उन्होंने व्यू कर लिया होगा कि क्या पीछे पढ़ाया है मैंने भाई सेकंड चैप्टर स्टार्ट किया था। सेकंड चैप्टर में मैंने बस इसका ओवरव्यू दे देती हूँ मैं। हाँ जी, सेकंड चैप्टर में हमने देखा कि प्रोसेस क्या होता है। प्रोसेस के बारे में मैंने बताया था कि जो प्रोसेस आपका प्रोग्राम होता है, ठीक है, आपका जो प्रोग्राम जब वो एग्जीक्यूशन हो रहा होता है, जब वो सीपीयू उसको मिल जाता है, जब वो एक्चुअली प्रोसेसिंग परफॉर्म कर रहा होता है, उसको हम प्रोसेस कहते हैं। ठीक है, आपका प्रोसेस एक एक्टिव एंटिटी होता है और प्रोग्राम इन सच कुछ भी नहीं कर रहा, कोई एग्जीक्यूशन ही नहीं कर रहा, वो सिंपल पड़ा हुआ तो पड़ा रहे ना सेकेंडरी मेमोरी में, वो आपकी पैसिव एंटिटी है। फिर मैंने प्रोसेस एट्रीब्यूट्स के बारे में बताया कि प्रोसेस एट्रीब्यूट्स होते हैं। ठीक है, प्रोसेस के एट्रीब्यूट्स में प्रोग्राम काउंटर है, स्टैक है, डाटा हीप, डाटा सेक्शन है, हीप है। ठीक है, प्रोग्राम काउंटर में ये चीज़ होती है कि आपका जो डाटा एड्रेस ट्रैक हो रहा है उसकी नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन क्या एग्जीक्यूट होगी उसके बारे में उसको काउंट करेगा। स्टैक ने क्या करना, टेम्परेरी डाटा जो है आपके प्रोसेस का वो स्टोर करेगा। दैट्स इट, स्टोरेज टेम्परेरी डाटा फॉर द प्रोसेस, जो प्रोसेस करना है डाटा उसको स्टोर कर देगा। डाटा सेक्शन एक क्या बताया था, ग्लोबल वेरिएबल्स होते हैं, जो भी आप वेरिएबल्स क्रिएट हो रहे होते हैं आपके इस डाटा सेक्शन के अंदर शो हो रहे होते हैं। हीप में ये चीज़ आती है, हीप आपका ये प्रोसेस है, प्रोसेस इस इंक्लूड हो सकता है कैसे, आपकी जो डायनामिक मेमोरी एलोकेट कर दी जाती है ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन ऑफ द प्रोसेस। ये चीज़ याद रखिएगा, हीप तब एक्टिव होता है जब आपकी मेमोरी जो है वो एलोकेट कर दी जाती है किसको, जो आपका प्रोसेस एग्जीक्यूट हो रहा था उसको। ठीक है, प्रोसेस स्टेट्स के बारे में बताया था, 5 स्टेट्स है, न्यू है, रनिंग है, वेटिंग है, रेडी है, टर्मिनेटिंग है। न्यू अभी ये एडमिट हो रहा है, रेडी एडमिट मतलब कि अब ये रिक्वेस्ट कर रहा है अभी आपके सिस्टम के अंदर एंटर होने के लिए। ठीक है, किसके अंदर, आपके जो सीपीयू है उसको अभी एडमिट नहीं हुआ, अभी इसको सीपीयू नहीं असाइन हुआ, ये चीज़ याद रखिएगा। यहाँ पे एडमिट कर रहा है रेडी के अंदर आने में। जब वो रनिंग के अंदर होगा ना, यहाँ पे इस पोर्शन पे उसको सीपीयू असाइन होता है। ये इंटरप्ट मैंने बताई थी कल, ये इंटरप्ट जो है वो टाइम एक्सपायर होने की वजह से हो सकती है। ठीक है, कोई भी आपका स्केड्यूलर डिस्पैचर जो है वो अननोन है उसकी वजह से हो सकती है। लेकिन ये वाली जो है वेटिंग, वेटिंग में तब लगेगा जब उसको किसी इनपुट आउटपुट की ज़रूरत है, तो पहला प्रोसेस उसको यूज़ कर रहा है, पहला काम जो हो रहा है उसको कोई यूज़ कर रहा है, तो ये वेट करेगा। तब अगर इवेंट कंप्लीट हो जाएगा तो फिर अगेन रेडी के पास चला जाएगा। सो ये एरोस को बड़े गौर से देखिएगा कि किस फॉर्म में ये जा रहे हैं और किस साइड से बैक पे जाने का रास्ता नहीं है। अगर रनिंग में कंप्लीट हो गया है, आपका प्रोसेस एंड है, तो उसका एग्जीक्यूशन कंप्लीट हो गई। ठीक है, प्रोसेस ट्रांजिशन की बताई है, न्यू टू रेडी जा सकता है, रेडी टू न्यू, रनिंग जा सकता है, रनिंग टू रेडी, रनिंग टू ब्लॉक्ड और ब्लॉक टू रेडी। प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक के बारे में बताया था, पीसीबी। ठीक है, पीसीबी आपका एक डाटा स्ट्रक्चर होता है, इसके अंदर सारी इंफॉर्मेशन होती है जो भी प्रोसेस आपके एग्जीक्यूट हो रहे होते हैं उसकी कंट्रोलिंग से रिलेटेड। ये फॉलोइंग टाइप्स के ऊपर कंसिस्ट होता है, प्रोसेस स्टेट्स। प्रोसेस स्टेट ने बताना है जी कौन सी है, रनिंग है, रेडी है, वेटिंग है, टर्मिनेटेड है। ये प्रोग्राम काउंटर ने क्या बताना है, जो भी नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होगी आपके सीपीयू के अंदर वो चीज़। सीपीयू रजिस्टर ने क्या बताना है, सीपीयू रजिस्टर भाई स्मॉल मेमोरी। देखिए सीपीयू के अंदर, इन सीपीयू के अंदर आपके रजिस्टर्स होते हैं। सीपीयू ने जो भी सारा रिकॉर्ड रखना होता है वो अपने रजिस्टर्स के अंदर रिकॉर्ड रखता है। ठीक है, हमारा भी ब्रेन है, हमें भी कोई चीज़ याद रखनी तो हम कॉपी के ऊपर लिख लेते हैं, अपने रजिस्टर्स के ऊपर लिख लेते हैं। तो आपके सीपीयू के अंदर रजिस्टर्स एम्बेड होते हैं, उन रजिस्टर्स के ऊपर जो भी टेम्परेरी डाटा है उसके अंदर स्टोर करता है। सीपीयू स्केजुलिंग, उसने अपने काम को जैसे भी है पार्ट्स में तोड़ लेना है, जिसकी प्रायोरिटी ज़्यादा होगी उसको पहले जाने देगा। सो ये प्रायोरिटी बेस है। मेमोरी मैनेजमेंट, मेमोरी मैनेजमेंट में बेस रजिस्टर, लिमिट रजिस्टर, पेज रजिस्टर, प्रोसेस रजिस्टर, ये सारी चीज़ें बनेंगी। अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन में क्या चीज़ है, यहाँ पे आपके जो भी डेट, प्रोसेस नंबर जो भी चल रहा है अभी रियल टाइम पे प्रोसेसर के अंदर है, जो प्रोसेसर के बाद आ रहा है या आपके सीपीयू के अंदर, मतलब हर चीज़ की इंफॉर्मेशन उसने रखनी है। इनपुट आउटपुट स्टेटस इंफॉर्मेशन, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस कौन सी लगी है, किस चीज़ की रिक्वेस्ट आई है। जैसे आप अगर प्रिंटर की वायर अटैच करते हैं तो फ़ौरन से आपको एक मैसेज अलर्ट आता है, तो वो कौन कर रहा होता है, वो आपका प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक कर रहा होता है। ये चीज़ें हैं इसकी, इसके अलावा इस पीसीबी के अंदर और चीज़ें नहीं आती।
हाँ जी, अब आज हमारा जो टॉपिक है वो है जी प्रोसेस स्केजुलिंग। प्रोसेस स्केजुलिंग की बात करते हैं। प्रोसेस तो पता चल गया कि प्रोसेस वो चीज़ होती है प्रोग्राम इन एग्जीक्यूशन, इट इज़ अ एक्टिव एंटिटी। ठीक है, स्केजुलिंग मतलब उसके ही जो पार्ट हैं स्केजूल कर देना कि पहले तुमने परफॉर्म होना है, फिर इसने परफॉर्म होना है। अब देखते हैं कि ये क्या चीज़ होती है। प्रोसेस स्केजुलिंग इज अ टेक्निक दैट इज यूज्ड व्हेन देयर आर लिमिटेड रिसोर्सेज एंड मैनी प्रोसेसेस आर कंप्लीटिंग फॉर देम। आपके पास लिमिटेड रिसोर्सेज हैं। देखो मैं प्रिंटर की एग्जांपल देती हूँ। प्रिंटर है, यूज़ करना है, ठीक है। अब हर बंदा उसके साथ अटैच है। अब क्या होगा, अब लिमिटेड रिसोर्सेज हैं लेकिन प्रोसेसेस बहुत सारे हैं, कंप्लीट भी करना है। तो तब हमें यहाँ पे स्केजुलिंग की ज़रूरत पेश आ गई कि पहले तुम इस चीज़ का प्रिंट निकालो, फिर इसकी बारी है, फिर इसकी बारी। आप भी अगर पीडीएफ में से एक कमांड दे रहे हैं, एक एमएस वर्ड में से दे रहे हैं, तो पहले जिसने कमांड दी है वही करेगा ना। तो यहाँ पे हमें नीड होती है अपनी स्केजुलिंग की। तो यहाँ पे प्रोसेस स्केजुलिंग की क्या डेफिनेशन होगी, ये एक ऐसी तकनीक है जहाँ हम तब यूज़ करते हैं जब हमारे पास लिमिटेड रिसोर्सेज हों और बहुत सारे प्रोसेसेस हों फॉर कंप्लीटिंग दैम, for completing our task. Multi-programming tries to ensure that देयर इज सम प्रोसेस रनिंग इन ऑल द टाइम। ठीक है, मल्टी प्रोग्रामिंग का मतलब ही यही होता है। मल्टी प्रोग्रामिंग सिर्फ एक प्रोग्रामिंग के ऊपर बाउंड नहीं होता। मल्टी प्रोग्रामिंग में डिफरेंट कम्बिनेशन ऑफ प्रोग्राम्स हो सकते हैं जो कि हर टाइम ट्राई करते रहेंगे। मतलब आप देखो, मैंने पीडीएफ भी चलाई हुई है, मैंने जूम भी चलाया हुआ है, मैंने गूगल भी चलाया हुआ है, मतलब डिफरेंट फाइल्स ओपन की हुई हैं। ये मल्टी प्रोग्रामिंग का कॉन्सेप्ट है। सो हर टाइम प्रोसेस के अंदर रनिंग है। अगर मैं इसको ऑफ कर दूंगी तो ये आपके सीपीयू में से फारिग हो जाएंगे। दिस इज डन टू यूटिलाइज द सीपीयू सच एज पॉसिबल। साफ सी बात है, सीपीयू है, सीपीयू की प्रोसेस यूज हो रहा है, तो सीपीयू की मेमोरी जो है यूटिलाइज हो रही है इसमें। टाइम शेयरिंग सिस्टम यूज होता है। सीपीयू स्विचेस सो फ्रीक्वेंटली बिटवीन जॉब्स दैट द यूजर डज नॉट फील दैट द मशीन इज बीइंग शेयर्ड बाय द मैनी प्रोसेस और इवन मैनी यूजर्स। भाई हमें नहीं नजर आएगा ये काम आपकी मशीन कर रही है, हमें नजर नहीं आ रहा, हम फील नहीं हो रहा। हमने तो बस अपने जो काम है वो परफॉर्म हो रहा है और हमें उसके रिजल्ट मिल जा रहे हैं। ठीक है, बाकी सारा काम आपका प्रोसेसर कर रहा है, आपका कंप्यूटर कर रहा है। इफ द सिस्टम हैज मोर देन वन प्रोसेसर देन इट इज पॉसिबल टू एग्जीक्यूट मोर देन वन प्रोसेस एट द टाइम। देखिए भाई, अगर आपके प्रोसेसर ज़्यादा लगे हुए हैं ना, हम बहुत बार इस चीज़ को मैंने बता दिया है, प्रोसेसर ज़्यादा लगे हों आपका काम भी ज़्यादा अच्छे हो जाएगा, फास्ट भी होगा और आप बहुत सारे जो टास्क है वो एक साथ परफॉर्म कर सकेंगे। अ सिंगल प्रोसेसर सिस्टम ओनली वन प्रोसेस कैन बी एग्जीक्यूटेड एट एनी गिवन टाइम। If there are more processes, then the operating system must schedule the process. Let's suppose करो भाई, अगर बहुत सारे प्रोसेसेस हैं एक ही प्रोसेसर के ऊपर, तो वो उसको स्केजुलिंग कर देगा। ठीक है, अगर मोर देन प्रोसेसेस हैं एक आपके प्रोसेसर्स के ऊपर, तो वो उसको क्या कर देगा, स्केजुलिंग कर देगा। क्योंकि आपका फिर सीपीयू एक है, तो फिर ऐसा तो नहीं ना होगा कि वो सारे टास्क एक साथ करेगा, वो उसकी स्केजुलिंग कर देगा। विल बी एग्जीक्यूटेड एंड अदर विल हैव टू बी वेट। पहले वाले एग्जीक्यूट हो जाएंगे, बाकी वाले वेट करेंगे। जब पहला वाला खत्म हो जाएगा, डू इट कर देगा, तो फिर उसके बाद जो दूसरा वाला होगा वो आ जाएगा। देर आर मैनी स्ट्रेटजीज टू डिसाइड विच प्रोसेस शुड बी असाइंड द सीपीयू। सो ये कुछ स्ट्रेटजीज हैं, यहाँ पे हम इसको डिस्कस करेंगे कि क्या मतलब कि सीपीयू को डिसाइड करनी चाहिए। सो सीपीयू ये सारा कुछ करता है। स्केजुलिंग क्यू एक होती है, जॉब क्यू, रेडी क्यू, एंड आती है आपकी जी वेटिंग क्यू। ठीक है, जॉब क्यू की बात करते हैं। जॉब क्यू, ईच एंटरिंग प्रोसेस गोज इनटू द जॉब क्यू। मतलब अभी ये फर्स्ट है हमारे पास इम्पैक्ट, अभी एंटरिंग हो रहा है डाटा, ठीक है, इनटू द जॉब क्यू। The process in the job queue resides on the secondary storage and wait to the allocate of the main memory। ये चीज़ याद रखें, यहाँ पे जो जॉब क्यू है वो आपकी सेकेंडरी मेमोरी के अंदर पड़ा हुआ है। लेट्स सपोज करो मैं इस फाइल को बंद कर देती हूँ, इस फाइल को बंद कर दिया, ये आपकी सेकेंडरी मेमोरी में पड़ी हुई है। ठीक है, अभी तक ये सेकेंडरी मेमोरी में पड़ी है, जब तक मैं इसको खुद ओपन नहीं ना करूँगी। ठीक है, अब लेट्स सपोज करो मैं इसको ओपन करती हूँ। ठीक है, तो ये आपकी जॉब क्यू के अंदर आ गई। अब जॉब क्यू के अंदर आ गई, लेकिन अब जॉब क्यू के अंदर आई तो ये मेमोरी जो मेन मेमोरी है रैम, उसके अंदर आके ओपन हो गई।
ठीक है। अब ये रन टाइम पे आपकी रैम के अंदर एग्जिस्ट कर रही है, स्टोरेज के अंदर तो पड़ी ही है, लेकिन आप इसको ऑन किया है तो ये आपकी मेन मेमोरी के अंदर आएगी। लेकिन ऐसे भी नहीं आ जाएगी, और फाइल हैं वो पहले काम करेंगी तो ये फिर अपना नंबर लेगी। अब देखते हैं इसको। रेडी क्यू, द सेट ऑफ ऑल प्रोसेसेस दैट आर इन मेन मेमोरी। रेडी क्यू क्या होते हैं? सारे वो प्रोसेसेस होते हैं जो मेन मेमोरी के अंदर होते हैं, एंड आर वेटिंग फॉर सीपीयू आर केप्ट इन रेडी क्यू। ठीक है, एंड वेटिंग फॉर सीपीयू टाइम, और सीपीयू के टाइम का वेट करेंगे, मतलब कि सीपीयू की जगह स्केजलिंग की हुई है तो वेट करेंगे, एंड केप्ट इन द रेडी क्यू, तब तक वो रेडी क्यू के अंदर रहेंगे। ओके, वेटिंग क्यू, the set of processes waiting for allocation of certain input output devices। देखिए भाई, वेटिंग हमने पीछे भी प्रोसेस स्टेट्स में भी देखा है। वेटिंग आपकी जो होती है वो इसी फॉर्म पे होती है कि वहां पे उसको कोई ना कोई इनपुट आउटपुट डिवाइस की जरूरत है, ठीक है, तो उसका वेट कर रही है। ओके, अब ये तो तीन थी इसके क्यूज, जो तीन इसके मेन फंक्शंस हैं। अब इसके आगे देखते हैं, इसी की एलेबोरेशन है इन द फॉर्म ऑफ डायग्राम। अब डायग्राम्स के अंदर देखते हैं प्रोसेस माइग्रेशंस बिटवीन वेरियस क्यूज। अब जो हमारा प्रोसेस है, प्रोसेस क्या है भाई? एक टास्क है, एक प्रोग्राम है, इसको चलाना है हमने। ड्यूरिंग इट्स टाइम लाइफ टाइम अ प्रोसेस बिगिंस इन द जॉब क्यू। ठीक है, अब वो प्रोसेस ने कहाँ से स्टार्ट होना है? जॉब क्यू से स्टार्ट होना है। इट मूव्स बिटवीन द रेडी, वेटिंग एंड पॉसिबली जॉब क्यूज, एंड इवेंचुअली फिनिशेस द टास्क। ठीक है, अब एक दुनिया में एक टास्क स्टार्ट हुआ है तो वो खत्म भी तो होना ही है, तो कंप्यूटर में भी अगर आप कोई काम करते हैं तो उसका एंड भी तो होता ही है ना। दिस प्रोसेस ऑफ मूविंग बिटवीन वेरियस क्यूज इज नोन एज प्रोसेस माइग्रेशन। ठीक है, अब जो भी ये जॉब क्यू से रेडी क्यू में जा रही है, रेडी से आपके सीपीयू की तरफ जा रही है, सीपीयू से ये एंड हो रही है या वेटिंग की तरफ आ रही है, तो ये टिल स्टार्ट टू एंड टाइम, फिनिश होने तक का जो भी टास्क है वो आपका होता है प्रोसेस माइग्रेशन। अब ये देखें, प्रोसेस माइग्रेशन बिटवीन वेरियस क्यू है, ये आपकी जॉब क्यू है। ठीक है, ये एंटर हो रही है किसके अंदर? मतलब अभी सीपीयू इसको असाइन नहीं हुआ, ये अपना काम करने के लिए आगे जा रही है। रेडी क्यू मतलब कहते हैं ना, जो क्यूज लगी हुई हैं, जो पहले आ गया अब वो पहले सॉल्व हो गया, उसका पहले काम हो गया, उसको सीपीयू मिल गया, उसका काम हो गया, अब दूसरा आएगा, सारे पीछे रेडी क्यू के अंदर लगे हुए हैं। अब इसके अंदर रेडी क्यू के अंदर जो पहला वाला होगा उसको सीपीयू असाइन हो गया। ठीक है, सीपीयू ने क्या किया? काम जो है वो एंड कर दिया। अगर लेट्स सपोज करें कि अब वो जो काम कर रहा था उससे पहले वाला यूज कर रहा है, कोई भी इनपुट आउटपुट वो यूज कर रहा है, कोई भी प्रीवियस, तो फिर ये क्यू लिस्ट में लग जाएगा कि कहेगा मुझे तो भाई, मुझे भी ये वाला प्रिंटर चाहिए, मुझे भी ये कीबोर्ड चाहिए था, मुझे भी एक्सेस चाहिए थी ये। सो वो वेट करेगा, उसको इनपुट आउटपुट मिल जाएगी, देन वो वापस रेडी क्यू के अंदर जाएगा, फिर दोबारा सीपीयू साइन होगा। ठीक है, ये एंड हो जाएगा। लेट्स सपोज करते हैं ये तो इनपुट आउटपुट की वजह से हुआ। लेट्स सपोज करते हैं कि अब कोई इंटरप्ट जनरेट हो गया आपके टाइम की वजह से, तब भी वो रेडी क्यू के पास वापस डायरेक्ट आ जाएगा। तो ये जो ऊपर वाला पोर्शन है, ये यहाँ पे जो हो रहा है, ये इंटरप्ट आपकी किसी भी टाइम की वजह से हो सकती है, एक्सपायरी टाइम की वजह से हो सकती है, डिस्पैचर की वजह से हो सकती है। डिस्पैचर आपका आगे हम देखेंगे क्या चीज़ होती है। डिस्पैचर यही है कि आपने जो स्केड्यूल टाइम दिया हुआ है, कंप्यूटर आपके जो सीपीयू है, ठीक है, वो एक्सपायर हो गया, वो सही नहीं है। ठीक है, या फिर सम टाइम ऐसा होता है कि शॉर्ट क्यूज है, वो पहले काम कर रही है, आ रही है, लॉन्ग पीछे रही जा रही है, तो सम टाइम हमें खुद भी स्टॉप करना पड़ता है। ठीक है, अपनी वर्किंग को, कि सारे टास्क परफॉर्म हो जाए, देन न्यू टास्क जो है वो चलाया जाए। ओके जी, हम बात करते हैं आगे स्केजुलर की। ठीक है, स्केजुलिंग क्यूज तो हमने देख ली। स्केजुलर, स्केजुलर क्या चीज होता है? स्केजुलर, आप प्रोसेस इज प्लेस्ड इन डिफरेंट स्केजुलिंग क्यूज। जो भी आपका प्रोसेस है, देखिए एक प्रोसेस है, वो डिफरेंट स्केजुलिंग क्यूज के अंदर पड़ा है। अभी स्केजुलिंग क्यूज हमने कौन कौन सी देखी हैं? ये वाली, जॉब क्यू, रेडी क्यू, वेटिंग क्यू। ठीक है, इनके अंदर आपकी जो प्रोसेस है वो पड़ा हुआ है थ्रू आउट इन लाइफ टाइम। जब तक आपका पीसी एक्सपायर नहीं हो जाता तब तक तो वो काम करेगा ना, तब तक उसने अपनी वर्किंग नहीं छोड़नी।
The operating system must select the processes from these queues in some way for scheduling purpose. So ये किस पर्पस के लिए है? स्केजुलर का क्या काम है? जो भी प्रोसेस आपकी जॉब क्यूज के अंदर लगे हैं उसको सिलेक्ट करना और उसको सम वे एक सीक्वेंस दे के उसकी स्केजुलिंग कर देना. दिस इज कॉल्ड योर स्केजुलर. और इसके लिए हम डिफरेंट स्केजुलर एल्गोरिथम भी यूज करते हैं. ठीक है, डिफरेंट स्केजुलिंग एल्गोरिथम इसके लिए यूज होते हैं. हाँ जी भाई, अब हम बात करते हैं इसके जो स्केजुलिंग की काइंड्स होती हैं. आपका फर्स्ट होता है जी लॉन्ग टर्म स्केजुलर, शॉर्ट टर्म स्केजुलर और आपका होता है मिड टर्म स्केजुलर. मीडियम, जिसे हम मीडियम टर्म स्केजुलर कहते हैं. मिड टर्म स्केजुलर आपका मीडियम टर्म स्केजुलर है. अब इसको वन बाय वन देखते हैं. लॉन्ग टर्म स्केजुलर, जो आपका जॉब स्केजुलर था उसको हम लॉन्ग टर्म स्केजुलर भी कहते हैं. ठीक है, जो ऊपर आपने डायग्राम देखी, अब ये नीचे भी आ रही है सेम डायग्राम. लॉन्ग टर्म स्केजुलर का दूसरा नाम है आपका जॉब स्केजुलर. इज यूज टू सिलेक्ट अ जॉब और यूजर प्रोग्राम फ्रॉम जॉब क्यू टू द रेडी क्यू इन द मेन मेमोरी. ठीक है, आपका जो लॉन्ग टर्म स्केजुलर है जॉब स्केजुलर, इसका दूसरा नाम है. ठीक है, जॉब स्केजुलर का दूसरा नाम लॉन्ग टर्म स्केजुलर है. अगर लॉन्ग टर्म स्केजुलर को कहें तो हम उसको जॉब स्केजुलर कह सकते हैं. is used to select a job or user program from job queue to the ready queue. ठीक है, ऐसे ही है ना, job queue से हम ready queue में जाते हैं in main memory. अब यहाँ पे एक्चुअली ये ready queue के अंदर आया है, आपकी main memory के अंदर आ गया है. ठीक है, अब आपने कोई भी इंस्ट्रक्शन दी है वो मेन मेमोरी के अंदर आ गई है, लेकिन सीपीयू ने वो काम पहले करना है जो उसको लगेगा कि मेरी प्रायोरिटी पहले आई. ठीक है, रेडी क्यू के अंदर मेन मेमोरी के अंदर आ चुका है. दी जो बिकम्स अ प्रोसेस आफ्टर इट हैज बीन एडिड to the ready queue in the memory. ठीक है, long term scheduler controls the number of processes in memory, also known as degree of multi-programming. जितने भी ये long term scheduler है number of processes को manage कर रहा है, इस total को हम कहते हैं degree of multi-programming. मल्टी प्रोग्रामिंग, देखिए भाई डिफरेंट प्रोग्राम्स हैं तो उनको क्यूमुलेट कर दिया जाए तो वो आपकी डिग्री ऑफ प्रोग्रामिंग ही काउंट होगा ना. दी सिस्टम में स्लो डाउन इफ टू मैनी प्रोसेसेस आर लोडेड इनटू द मेमोरी. आपका पीसी बहुत ज़्यादा स्लो डाउन हो जाएगा जब बहुत सारे प्रोसेसेस आपकी रैम के अंदर ही लोड कर दिए जाएं. हाउएवर टू फ्यू प्रोसेसेस इन द मेन मेमोरी मीन्स दैट द सिस्टम इज नॉट बीइंग यूटिलाइज्ड एफिशिएंटली. The average rate of process creation must be equal to average departure rate of process leaving the system if the degree of multiprogramming is stable. The long-term scheduler may be invoked only when a process leaves the system. ठीक है, तभी होगा जब आप अपने सिस्टम को लीव कर देंगे, अदरवाइज इसने काम करते ही रहें. हाँ जी भाई, शॉर्ट टर्म स्केजुलर क्या चीज़ है? शॉर्ट टर्म स्केजुलर इज आल्सो नाउन एज सीपीयू स्केजुलर. आपका जो शॉर्ट टर्म स्केजुलर है उसका दूसरा नाम है जी सीपीयू स्केजुलर. ये जो है ये आपकी लॉन्ग टर्म स्केजुलर है, इसको जॉब क्यू कहते हैं. ठीक है, ऊपर डायग्राम ये जॉब क्यू लिखा हुआ है, ये आपका लॉन्ग टर्म है. लॉन्ग टर्म मतलब जैसे आपकी हार्ड डिस्क है. ठीक है, यहाँ पे जब तक मर्जी चीज़ पड़ी है पड़ी रहेगी. ठीक है, लॉन्ग टर्म रहे, आप जब चाहे इसको यूज़ कर सकते हैं. अभी हमने ऊपर भी रिव्यू में भी यही सारी चीज़ पढ़ी है कि लॉन्ग टर्म है, जब चाहे आप इसको रिवोक कर सकते हैं, अदरवाइज जब आपको पीसी बंद कर दिए तब भी आपके पास मौजूद होगी, बिकॉज आपकी हार्ड डिस्क के अंदर ये सेव है. अब लॉन्ग टर्म से ये जा रही है आपकी रेडी क्यू के अंदर, यहाँ पे इसको मेमोरी मिल गई है. ठीक है, ये मेमोरी के पास चला गया. अब मेमोरी सीपीयू जो है, सीपीयू का क्या काम है, उसने प्रोसेसिंग करनी है. ठीक है, मैं रैम तो है लेकिन काम तो ब्रेन ने ही करना है. तो जब ये रेडी क्यू से सीपीयू के पास जाएगी तो इसको हम शॉर्ट टर्म मेमोरी भी कहते हैं. ठीक है, शॉर्ट टर्म मेमोरी तब कहते हैं जब इसको सीपीयू असाइन हो जाए. ठीक है, रैम है ना, रैम है ये. रैम अब किसके पास जा रही है? सीपीयू के पास जा रही है. किस लिए, किस पर्पज़ के लिए? आपका जो एक्चुअल टास्क है वो कंप्लीट होना है. लेट्स सपोज कर लें कि सीपीयू बिजी है किसी और के साथ, या फिर टाइम एक्सपायर हो गया तो वो यहाँ से रेडी क्यू में आएगा डायरेक्ट. ठीक है, रेडी क्यू में दोबारा वो अकम्प्लिश हो जाएगा. लेकिन सीपीयू अगर ऑलरेडी वही वाला जो इनपुट आउटपुट डिवाइस है उसको यूज़ कर रहा है, दूसरे को भी उसकी ज़रूरत है, तो फिर वही दूसरा वाला वेट करेगा, क्यू में लग जाएगा, इनपुट आउटपुट वेटिंग क्यू में आ जाएगा.
ठीक है, इनपुट आउटपुट होगी, फिर रेडी क्यू में जाएगा, फिर सीपीयू के पास जाएगा, टिल एंड जब तक आपको ज़रूरत है आप काम करते रहेंगे। The short-term scheduler invoked very frequently and must be very fast. ठीक है, फास्ट किस सेंस में, देखो हार्ड डिस्क में पड़ी है, वो पड़ी है, ठीक है, वो आप यूज़ नहीं कर सकते, लेकिन जब वो आपकी रैम के अंदर आ जाती है तो शॉर्ट टर्म मेमोरी आपको भी पता है बहुत फास्ट होती है, तो ये शॉर्ट टर्म मेमोरी के अंदर ही आपकी फाइल्स ओपन है, रैम के अंदर ही फाइल्स ओपन है, मेमोरी के अंदर आपकी स्टोरेज के अंदर पड़ी है तो पड़ी है, वो क्यों, वो तो किसी काम की नहीं है, जब तक वो हम रैम के अंदर लोड नहीं करेंगे हमारा काम एफिशिएंटली होगा ही नहीं, प्रोसेसर भी चुप है, रैम भी चुप है, पीसी बंद कर दें। तो शॉर्ट टर्म जो है वो आपकी फ्रिक्वेंटली मेमोरी मतलब रैम होती है, सो मेन मेमोरी है, तो ये फास्टली काम करती है बिकॉज ये सीपीयू के बहुत पास होती है, शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम ये कंप्लीट कर देगी आपके सारे टास्क को, जो भी आप करते हैं मिलियन ऑफ सेकंड्स के अंदर, हमें तो पता भी नहीं चलता कि आपका सिस्टम कैसे काम कर रहा है। सो ऑपरेटिंग सिस्टम यही चीज़ होती है कि हमें पता होना चाहिए एक्चुअली कि आपकी बैकएंड पे विंडो सिस्टम है, यूनिक्स है, लाइनक्स है, ये कुछ भी है, ऑपरेटिंग सिस्टम कैसे काम कर रहा है। शॉर्ट टर्म scheduler then selects the next process to execute from the ready queue। अब एक काम कंप्लीट हो गया, शॉर्ट टर्म ने कहाँ से लेना है, अब आप आपका शॉर्ट टर्म कहाँ से एक्सेस ले रहा है, आपका शॉर्ट टर्म रेडी क्यू से ले रहा है, ठीक है, रेडी क्यू कहाँ से ले रहा है, जो भी आपकी जॉब क्यू है। शॉर्ट टर्म scheduler makes scheduling decision much more frequently than long term and mid term schedulers। ठीक है, अब हम मिड टर्म स्केजुलर की बात करते हैं। मिड टर्म स्केजुलर तो भाई हमने कहीं पे ऊपर दिखा ही नहीं है, शॉर्ट टर्म लिखा हुआ है, लॉन्ग टर्म लिखा हुआ है, ये जो एक्चुअली सीपीयू से रेडी क्यू की तरफ आ रहा है ये आपका मीडियम टर्म स्केजुलर है। अब हम इसको देखते हैं मीडियम टर्म स्केजुलर क्या चीज़ है। मीडियम टर्म स्केजुलर रिमूव्स प्रोसेस टेम्परेरी। ठीक है, मीडियम टर्म का क्या काम है, मीडियम टर्म स्केजुलर जो है वो आपके प्रोसेस को मतलब कि परमानेंटली रिमूव नहीं करेगा, टेम्परेरी रिमूव करेगा, क्योंकि रैम है, टेम्परेरी रिमूव करेगा कहाँ से, मेन मेमोरी से, एंड प्लेसेस देम ऑन द सेकेंडरी मेमोरी, मतलब मेमोरी से लेगा, किसके अंदर रख देगा, सेकेंडरी मेमोरी के अंदर रख देगा, सच एज डिस्क ड्राइव, यही है ना आपकी सेकेंडरी मेमोरी। टेम्परेरी डाटा को कहाँ से ले रहा है, रिमूव कर रहा है कहाँ से, मेन मेमोरी से, और कहाँ पे सेव करवा रहा है, सेकेंडरी मेमोरी के अंदर। इट मूव्स इट बैक टू द मेन मेमोरी व्हेन रिक्वायर्ड। वही चीज़, डाटा आपकी हार्ड डिस्क में पड़ा हुआ है, पड़ा रहे जब तक आप उसको मेन मेमोरी के अंदर लाना नहीं चाह रहे, जब आप उसको मेन मेमोरी के अंदर लाना चाह रहे हैं, ठीक है, तो वो आपकी शॉर्ट टर्म मेमोरी बन जाएगी। अदरवाइज वो डिस्क के अंदर पड़ा हुआ है तो वो आपकी क्या मेमोरी है, लॉन्ग टर्म मेमोरी है। अब आपको ज़रूरत है डाटा को उठा के लाने से मेन मेमोरी से स्टोर सेकेंडरी में, और सेकेंडरी से अगेन मेन मेमोरी में, तो ये आपकी मीडियम टर्म स्केजुलिंग होती है। सो दिस इज कॉमनली नाउन एज स्वैपिंग आउट एंड स्वैपिंग इन। ठीक है, स्वैपिंग इन मतलब अपने डाटा को मेन मेमोरी के अंदर लाना, स्वैप आउट मतलब मेन मेमोरी से सेकेंडरी मेमोरी के अंदर लेके जाना। The medium term scheduler may decide to swap out a process which has not been active for some time. It has a low priority। वही चीज़ मैंने swap out का बता दिया है। swap out किसको कहते हैं भाई, आपको भी मेन मेमोरी के अंदर नहीं है, वो आपकी सेकेंडरी मेमोरी के अंदर पड़ा हुआ है, तो वो स्वैप आउट है। अब स्वैप इन क्या होता है, स्वैप आप सेकेंडरी मेमोरी से डाटा को उठा के अपनी मेन मेमोरी के अंदर ला रहे, दिस इज द प्रोसेस इज कॉल्ड स्वैपिंग इन। It also swap out a process that taking up large amount of memory to up free main memory for the other processes. It swap in the process later when more memory is available। Let's suppose करें बहुत सारी memory available है, और when the process is unblocked and is not waiting for a resource। Let's suppose करते हैं कि वो मतलब कि प्रोसेस अनब्लॉक हो गया है, उसको कोई ज़रूरत नहीं है किसी रिसोर्स की, देन वो क्या करेगा, तभी वो स्वैपिंग कर देगा। ठीक है, मुझे अब ज़रूरत नहीं है इस फाइल की, मैं इसको क्या करूँगी, इस फाइल को ख़त्म कर दूँगी, मैं इसको अपनी हार्ड फॉर्म जो है, हार्ड स्टोरेज है, उसमें सेव कर दूँगी। तो भाई सीपीयू ने अपना काम नहीं करना जब तक हम उसे काम नहीं करवाएंगे, अदरवाइज तो भाई आपका हार्डवेयर वैसे ही पड़ा तो पड़ा रहेगा। कंप्यूटर है, कंप्यूटर को यूज़ करेंगे तो वो आपको रिजल्ट प्रोवाइड करेगा।
It improves the performance of system by reducing the degree of multi programming. So ये जो सिस्टम है स्केजलिंग, ये मिड टर्म, ये आपकी मल्टी प्रोग्रामिंग जो है इसकी डिग्री को क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। जो चीज़ की ज़रूरत नहीं है हम क्यों उसे अपनी रैम के अंदर लोड करें। ये डायग्राम है मोर इन्हांस की गई है, स्वैपिंग इन देखें भाई, ये रेडी क्यू है आपकी, ये आपकी जॉब क्यू है, लॉन्ग टर्म है ये, यहाँ पे शॉर्ट टर्म एग्जिस्ट कर रही है रैम, ये सीपीयू है, ठीक है, ये टास्क एंड हो गया। ये वही डायग्राम है लेकिन इसको एडिशनल मिड टर्म के साथ उसको एलेबोरेट किया है। स्वैप इन है पार्शली एग्जीक्यूटेड स्वैप आउट प्रोसेस्ड, मतलब कि स्वैप इन हो रहा है किसके अंदर, मेमोरी रेडी क्यू के अंदर। स्वैप इन मतलब आप ये इसको रैम चाहिए, इसको मेन मेमोरी चाहिए, ठीक है, तो इसको रैम चाहिए होगी तो वो रेडी क्यू के अंदर जाएगा। सीपीयू को भी कोई मतलब टास्क कंप्लीट हो चुका है तो वो स्वैप आउट कर देगा, किधर कर देगा, स्वैप आउट मतलब उसको हार्ड डिस्क में स्टोरेज की जरूरत है तो वो स्वैप आउट हो जाएगा किधर, आपकी हार्ड डिस्क के अंदर। बस ये आपका लास्ट टॉपिक है इस चीज़ का, कॉन्टेक्स्ट स्विच, बिकॉज ये इसी का ही पार्ट है। कॉन्टेक्स्ट स्विच, ये कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग ही हो रही है कि वो मतलब कि सीपीयू से स्टोरेज में जा रहा है, आपकी हार्ड डिस्क में जा रहा है, फिर हार्ड डिस्क से मेन मेमोरी में आ रहा है, फिर मेन मेमोरी से वो रैम के अंदर आ रहा है, तो ये कॉन्टेक्स्ट स्विच है। कॉन्टेक्स्ट स्विच क्या होता है, सीपीयू स्विचेस फ्रॉम वन प्रोसेस टू अनदर फ्रीक्वेंटली इन मल्टी प्रोग्रामिंग सिस्टम्स। आपका जो सीपीयू है वो स्विच कर रहा है वन प्रोसेस से अनदर, मतलब कि वो फ्रिक्वेंटली काम कर रहा है, मल्टी प्रोग्रामिंग परफॉर्म कर रहा है और हमें पता भी नहीं चलने देता। The interrupt also causes the CPU to stop the execution of a current process and to move the process another process और कर्नल रूटीन, ठीक है, उसने अपने सारे काम एज अ कर्नल रूटीन के मुताबिक करने हैं जैसे उसको आर्किटेक्चर ने एम्बेड कर दिया। तो ये होता है कॉन्टेक्स्ट स्विच के एक प्रोसेस से दूसरे प्रोसेस के ऊपर शफलिंग होना और मल्टी प्रोग्रामिंग के फंक्शंस परफॉर्म करना, तो ये आपका कॉन्टेक्स्ट स्विच होता है। This information is used when the same process is executed again. आप जितनी बार मर्जी उस प्रोसेस को यूज करें उसने वैसे ही काम करना है। सीपीयू ने अपना तरीका कार नहीं चेंज कर देना, उसने वैसे ही काम करना है जैसे उसको सेट किया गया। इट इज स्टोर्ड इन द प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक। यस, जो भी आपकी प्रोसेस होती है रजिस्टर, सीपीयू रजिस्टर के अंदर स्टोर करता है तो उसको हम पीसीबी मतलब प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक कहते हैं, वो मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में बता दिया था। This process of switches from one process to another and saving the state of current process is known as context switch. क्या चीज होती है, ऐसा प्रोसेस जो स्विचिंग कर रहा हो एक प्रोसेस से दूसरे प्रोसेस के दरमियान में एंड सेव भी करे कि किस प्रोसेस की क्या वैल्यू है, किस प्रोसेस का कौन सा स्टेटस है, ठीक है, इसको हम कहते हैं कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग। CPU does not perform any useful work whenever a context switch is performed. साफ सी बात है, सीपीयू तब कोई काम नहीं कर सकता जब तक कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग खत्म ना हो। देखिए भाई स्विचिंग हो जा रही है, सीपीयू ने क्या काम करना है, आप क्या कर रहे हैं, नहीं भाई मुझे ये प्रोसेस नहीं चाहिए था, मुझे ये प्रोसेस चाहिए था, मुझे ये प्रोसेस नहीं चाहिए था, मुझे ये, तो सीपीयू ने तब तक कोई काम नहीं करना जब तक कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग परफॉर्म हो रही होगी। The time required by context switches depend on the hardware support for switching such as multiple set registered etc. तो कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग हो रही होगी तब तक कोई भी आपका सीपीयू प्रोसेसिंग नहीं करेगा। कॉन्टेक्स्ट स्विचेस यही चीज़ होती है कि एक प्रोसेस दूसरे प्रोसेस में शफलिंग करी जा रहा है, अपना टाइम वेस्ट करी जा रहा है, सो सीपीयू जो है वो बिजी रहेगा, वो कोई भी फंक्शन परफॉर्म नहीं कर सकेगा। ये था भाई आप लोगों का लेक्चर, होप सो सबको समझ आ गया होगा।